ये एक डिटेल्ड वन शॉट सीरीज है, डिस्क्लेमर खुद पढ़ लेना। भाईजान, क्या आप मकसद के लिए तैयार हैं? मैं तैयार हूँ जनाब, क्या आप इंडिया से हैं? ये ले मकसद एक रैप्टा मारा ना सड़क पे देगा। मजाक ना करें जनाब। ये है मकसद 100 मार्क्स का। सो हाय एवरीवन, वेलकम माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? मकसद सीरीज में आप सभी लोग का दिल से स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूं यूनिट नंबर 7 फिजिकल एजुकेशन की, जिसका नाम है फिजियोलॉजी एंड इंजरी इन स्पोर्ट्स। क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से रहेगा और जो भी चीजें पढ़ने वाले हैं वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग होने वाली है। तो वीडियो को ईमानदारी से देखें, उसके बाद बस आप लोग को मेरे इस बुक से एक तगड़ा रिविजन कर लेना है, साथ ही साथ ढेर सारे क्वेश्चंस भी आप लोग को प्रिपेयर कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर आप लोग को मिल रहे हैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज सॉल्व पेपर, कंप्लीट कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चीजें हैं, साथ में पिछले 10 साल के क्वेश्चन आप लोग को दिए हुए हैं। याद रखना, पी के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर से रिपीट होकर आते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हो, सारे मैंने इस बुक के अंदर ऐड कर दिया हूं आप लोग के लिए। साथ में मिलेगा माइंड मैप्स, कीवर्ड्स, आंसर पेपर्स की शीट, सब कुछ, जिसके थ्रू आपकी फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन बेस्ट हो पाएगी। तो डिस्क्रिप्शन में Amazon की डिस्काउंट लिंक दे दिया हूं, अभी जाए इसको ऑर्डर करें और फिजिकल एजुकेशन की प्रिपरेशन को बेस्ट बनाएं। तो दोस्तों, इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, तो देखा जाए तो ये सारा कंटेंट जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है वो सारी चीजों को हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जो सबसे पहला और इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोग का, उसका नाम है कि आखिर स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी क्या चीज होती है। तो स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी बेसिकली एक ऐसी ब्रांच है फिजियोलॉजी की जो आपको ये समझाती है कि ह्यूमन की बॉडी कैसे फंक्शन करती है और कैसे रिस्पॉन्ड करती है ड्यूरिंग दी एक्सरसाइज या ट्रेनिंग या स्पोर्ट्स एक्टिविटी। दैट इज कॉल्ड एज स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी। सिंपल वे में अगर मैं समझाने की कोशिश करूं कि जब आप लोग एक्सरसाइज कर रहे हो, उस दौरान आप लोग का हार्ट कैसे वर्क कर रहा है, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, आपका नर्वस सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, इन सब के बारे में एक ओवरऑल नॉलेज आप लोग को स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी देता है, जिसके थ्रू हर एक स्पोर्ट्स पर्सन की परफॉर्मेंस को हम लोग बेटर बना सकते हैं। तो वही चीज आप लोग को यहाँ पे लिखी हुई है कि चाहे मस्कुलर सिस्टम हो, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेशन सिस्टम या नर्वस सिस्टम या फिर एंडोक्राइन सिस्टम, ये सभी के सभी कैसे वर्क करते हैं साथ में, जिसके थ्रू एक प्रॉपर मूवमेंट आपका प्रोड्यूस हो पाए, आपकी बॉडी को प्रॉपर एनर्जी सप्लाई हो पाए और आपके अंदर परफॉर्मेंस इंप्रूव हो पाए विद द एडेप्टेशन ऑफ रेगुलर ट्रेनिंग। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे 2 चैनल और भी हैं, एक केमिस्ट्री का, एक फिजिक्स का। यहाँ पे भी आप लोग के लिए क्लास 12 का तगड़ा कंटेंट मिलता रहता है। तो कमेंट बॉक्स में मैंने आप लोग को लिंक दे दिया हूं, जल्दी से जाइए उन चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वहां से आप लोग अपनी बोर्ड्स की प्रिपरेशन बेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों ने अभी जो पढ़े वो थी एक छोटी सी डेफिनेशन जो एग्जामिनेशन में 1 नंबर की आ सकती है। अगला जो टॉपिक है ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो आपको बताना है कौन कौन से कंपोनेंट है जिसके थ्रू फिजिकल फिटनेस पता की जा सकती है। तो ये एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आप लोग को रिपीट होते हुए आया, 5 नंबर में भी, 3 नंबर में भी। कौन कौन से कंपोनेंट है आइए जान लेते हैं। तो मेनली 4 कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। पहला है स्ट्रेंथ, दूसरा स्पीड, एंडोरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी। तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ क्या होता है? जहां पे आप लोग मसल से जो फोर्स एक्सर्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ आप लोग कैसे डिटरमाइन कर सकते हो? सबसे पहली चीज, साइज ऑफ मसल्स से। सीधी बात है, अगर बड़ी बड़ी मसल्स है तो बड़ा बड़ा फोर्स लगेगा, छोटी छोटी मसल्स है तो छोटा छोटा फोर्स लगेगा। नेक्स्ट है आप लोग का बॉडी वेट। तो दोस्तों, अगर हायर बॉडी वेट रहेगा तो उस दौरान हायर स्ट्रेंथ आप लोग को लगते हुए देखने को मिलती है। तो जितने भी एथलीट हैं वो ज्यादा से ज्यादा कोशिश करते हैं कि जिस भी कैटेगरी में वो लोग वर्क कर रहे हो उस दौरान उनका बॉडी वेट ज्यादा अच्छा रहे। नेक्स्ट है मसल कंपोजिशन। मसल्स 2 तरीके से आप लोग को यहाँ पे डिवाइड रहती है। पहली होती है टाइप 1 फाइबर, दूसरा होता है टाइप 2 फाइबर। इनको नाम दिया गया है, टाइप 1 फाइबर को कहते हैं स्लो ट्विच फाइबर और टाइप 2 फाइबर को कहा जाता है फास्ट ट्विच फाइबर। तो हमेशा एक चीज याद रखना, जब भी ताकत लगाना है, जब भी बहुत तेज दौड़ना है, उस दौरान जो आप लोग की मसल फाइबर हेल्प करेगी वो रहेगी फास्ट ट्विच फाइबर, क्योंकि ये हायर फोर्स देती है और स्ट्रेंथ और पावर में सबसे ज्यादा हेल्प करती है। तो जितनी ज्यादा फास्ट ट्विच फाइबर रहेगी उतना ज्यादा स्ट्रेंथ आप लोग लगा सकते हैं। इसके अलावा काम करता है इंटेंसिटी ऑफ नर्वस इंपल्स। आपकी जो स्ट्रेंथ है दोस्तों, ये आप लोग के नर्वस सिस्टम पे कंप्लीटली डिपेंड करती है। अगर आपका माइंडसेट बैठा हुआ है कि मुझे करना है, मुझे इस वेट को उठाना है, तो आप उठा के ही रहोगे। जैसे आपकी मम्मी बोल रही है कि घर पे सिलेंडर उठा लो, आप नहीं उठा पा रहे हो, लेकिन जब बेबी को उठाने की बात आई तो उस टाइम पे नर्वस इंपल्स काम कर रहा है कि इसके सामने बेइज्जती नहीं होनी चाहिए और उसको कैसे भी करके उठाना है। वो बात अलग है कि जब आप उसको उठाओ तो आप गिर जाओ।
तो जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंपल्स रहेगा उतना ज्यादा फोर्स आप लगा सकते हैं। तो अगले टॉपिक की बात करते हैं दोस्तों, ये है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द स्पीड। तो स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो है मोबिलिटी ऑफ नर्वस सिस्टम। सीधी बात है, स्पीड मेनली डिपेंड करती है कितना ज्यादा क्विकली आपका नर्वस सिस्टम वर्क कर रहा है। जैसे गेट सेट गो बोला और आप तेजी से दौड़ना शुरू कर दिए, कुत्ता आपके पीछे दौड़ा तो आपका दिमाग तेज काम किया और आप भागना शुरू कर दिए। तो वही है कि किस तरीके से आप लोग का नर्वस सिस्टम बेटर वे में वर्क कर रहा है, उतना ज्यादा आपकी स्पीड देखने को मिलेगी। सेम उसी तरीके से कि किस मोमेंट में क्या करना है ये आपको उसके साथ मालूम होना चाहिए, वरना जूते भी खा सकते हो। तो सीधी बात है, जितना बेटर नर्वस सिस्टम वर्क करेगा उतना बेटर रिएक्शन टाइम होगा। रिएक्शन टाइम काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर दी स्पीड। अगला है दोस्तों मसल कंपोजिशन। जैसे मैंने आप लोग को थोड़ी देर पहले भी समझाया, जब भी आप लोग को हाई पावर चाहिए या हाई स्पीड चाहिए तो उस दौरान आप लोग की बॉडी के अंदर फास्ट ट्विच फाइबर, जिसको हम लोग टाइप 2 फाइबर्स कहते हैं, ये हेल्प करती है। ये आप लोग को ज्यादा से ज्यादा फोर्स लगाते हुए देखने को मिलेगी और यही हेल्प करती है इंस्टेंट फोर्स लगाने में। तो हर एक एथलीट वर्क करता है अपने ऊपर सो दैट उसके अंदर फास्ट ट्विच फाइबर नेचुरली ज्यादा बेटर हो पाए। अगर वो रहेगा तो स्पीड स्ट्रेंथ दोनों बेटर रहेगी। नेक्स्ट है दोस्तों एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। दौड़ते वक्त आपके पैरों की ताकत पूरी तरीके से बेहतर वे में लगनी चाहिए। तो जो आपके पैरों की ताकत है उसके अंदर ही एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आप लोग को देखने को मिलती है, जिसके थ्रू आप लोग स्पीड को बेटर वे में पावरफुल या रैपिड मूवमेंट के साथ कर सकते हो। तो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होता है क्या? इट इज द एबिलिटी टू ओवरकम द रेजिस्टेंस विद द हायर स्पीड ऑफ कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है दोस्तों फ्लेक्सिबिलिटी। सीधी बात है भाई, स्पीड के लिए आपकी बॉडी का रेंज ऑफ मूवमेंट बेटर होना चाहिए। अगर ये नहीं रहेगा तो दिक्कतें आ सकती है। अगर फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी तो किसी भी टाइप की इंजरीज आप लोग को देखने को नहीं मिलेगी और आप लोग एक बेटर मूवमेंट कर सकते हो। दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द एंड्योरेंस। एंड्योरेंस क्या होता है? लंबे वक्त तक के किसी भी एक्टिविटी में टिके रहना। हो सकता है आप 1 घंटे तक टिके हो सकता है आप 2 मिनट तक टिके हो ना। तो सबसे पहला इसके अंदर आप लोग को देखने को मिलेगा वो है एरोबिक कैपेसिटी। मतलब कितना मैक्सिमम ऑक्सीजन सप्लाई आपकी बॉडी ऑक्सीजन को यूटिलाइज कर पा रही है। तो वही चीज आप लोग को यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हायर एरोबिक कैपेसिटी आप लोग के अंदर रहेगा तो इससे ये माना जाएगा कि जो आपकी बॉडी है वो प्रॉपर वे में ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और प्रॉपर ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन हो रहा है। अगर ये हो रहा है तभी आप लंबे वक्त तक के टिक पाओगे, वरना थक जाओगे और फिर इंप्रेशन खराब हो जाएगा। तो दोस्तों एरोबिक कैपेसिटी में जो डिपेंड करता है वो करता है क्या चीज भाई? वो करता है कि आपका हार्ट सही तरीके से वर्क कर रहा है कि नहीं, क्या आप लोग की लंग्स की एफिशिएंसी सही है कि नहीं और मसल्स एबिलिटी सही है कि नहीं, तभी तो ऑक्सीजन सही तरीके से यूटिलाइज हो पाएगा। नेक्स्ट दोस्तों वो है लैक्टिक एसिड टॉलरेंट। हमेशा याद रखिएगा, जितनी भी एक्सरसाइज आप लोग करते हो, लाइक इंटेंस एक्सरसाइज कर रहे हो, तो उस दौरान पे मसल जो है ज्यादा से ज्यादा लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है और अगर एक्सेसिव फॉर्म में लैक्टिक एसिड रहेगा तो उस दौरान होता क्या है? आपकी बॉडी को फटीग हो जाता है। फटीग तो जानते होंगे, ठीक है। क्या फट गया? फटीग और साथ में मसल बर्निंग भी देखने को मिलती है। तो जितने भी एथलीट रहते हैं उनके अंदर आप लोग को बेटर लैक्टिक एसिड टॉलरेंट देखने को मिलता है, क्योंकि अगर ये हो रहा है तभी आप लोग कंटिन्यूअसली लॉन्ग टर्म तक के किसी भी एक्टिविटी को कर पाओगे बिना थके। इसी के अंदर जो अगला आप लोग का जो पॉइंट है वो रहेगा मूवमेंट इकोनॉमी। अगर आप किसी भी एक्टिविटी को लंबे वक्त तक के कर रहे हो, एग्जाम्पल के तौर पर मैराथन में आप लोग हो, तो आप पूरी ताकत लगा के नहीं दौड़ सकते हो। पूरी ताकत लगा के दौड़ोगे जल्दी फटीग हो जाएगा, थक जाओगे और आपका खेल खत्म हो जाएगा। लंबे वक्त तक के टिके रहना तो आप लोग को एक इकोनॉमी बनाकर रखना जरूरी है, जिसमें आप लोग एक कांस्टेंट पेस के साथ मैराथन में दौड़ते हुए आगे बढ़ोगे और कम एनर्जी यूज करते हुए लॉन्गर डिस्टेंस को कवर अप कर पाओगे। तो अगर एक सही पोस्चर रहेगा, सही रिदम रहेगा, सही स्किल रहेगी, इसकी वजह से आप लंबे वक्त तक के टिके रह सकते हो किसी भी एक्टिविटी में। समझ रहे हो? नेक्स्ट है मसल कंपोजिशन। लंबे वक्त तक के टिके रहना है तो उस दौरान पे फास्ट ट्विच फाइबर हेल्प नहीं करेगी, वो करेगी स्लो ट्विच फाइबर, जिसको हम लोग कहते हैं टाइप 1 फाइबर। ये जल्दी फटीग आने नहीं देती है और ये सबसे ज्यादा आइडल रहती है फॉर एंड्योरेंस के लिए। तो हर एक एथलीट के अंदर वो कोशिश करते हैं कि उनके अंदर हायर परसेंटेज में स्लो ट्विच फाइबर देखने को मिले नेचुरली, सो दैट वो लंबे वक्त तक के किसी भी एक्टिविटी को कर पाए, फॉर एग्जांपल मैराथन, स्विमिंग या साइकिलिंग। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक की चीजें क्लियर हो गई। अगला आप लोग का जो टॉपिक है वो है फिजियोलॉजिकल फैक्टर डिटरमाइनिंग द फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी क्या मतलब रेंज ऑफ मूवमेंट बॉडी का कितना बेटर है। तो इसको पता करने के लिए आप लोग को सबसे पहले देखना पड़ेगा कि आपकी मसल्स की स्ट्रेंथ सही है कि नहीं। अरे भाई जैसे मैं पैरों को ऐसा चौड़ा कर दे रहा हूं, पता चल रहा है मेरा नीचे से मतलब फट जाए, मतलब पैंट नहीं, मेरी मसल्स टीयर अप हो जाए, तो ऐसे में दिक्कत है ना। मसल जो है उनकी स्ट्रेंथ होना जरूरी है। तो जितनी भी फ्लेक्सिबिलिटी है वो डिपेंड करती है कितना ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर मसल्स की लेंथ और स्ट्रेंथ बेटर है कि नहीं। और जितना ज्यादा स्ट्रॉन्गर मसल्स रहेगी
उतना ज्यादा ये सपोर्ट करेगी विद द हेल्प ऑफ जॉइंट, और आप लोग की बॉडी के अंदर फुल रेंज ऑफ मूवमेंट हो पाएगा, जैसे दीदी का हो पा रहा है। अगला आप लोग का पॉइंट है कि एज और जेंडर भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। छोटे बच्चों के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू बुजुर्ग लोगों के, और फीमेल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा रहती है एज कंपेयर टू मेल कैटेगरी के। ऐसा क्यों? क्योंकि हर एक फीमेल के अंदर यूजुअली उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर डिफरेंट रहता है, हार्मोनल डिफरेंसेस रहते हैं, लूज लिगामेंट्स रहते हैं और वाइड पेल्विक एरिया रहता है। इस वजह से उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी हम लोग को ज्यादा देखने को मिलती है, जैसे दीदी के अंदर दिख रही है। नेक्स्ट है फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कि आपकी बॉडी के अंदर जो मसल्स है उसकी स्ट्रेचेबिलिटी कितनी है, क्या वो स्ट्रेच हो भी पा रही है कि नहीं। क्योंकि फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर तो आप उल्टे सीधे मूवमेंट करोगे, तो मसल्स की स्ट्रेचेबिलिटी होना जरूरी है, क्योंकि एक ऐसी एबिलिटी है जिसके थ्रू हम ये पता कर पाते कि कितना ज्यादा तो जितना ज्यादा मसल्स के अंदर हायर स्ट्रेचेबिलिटी रहेगी उतना ज्यादा आप लोग को ग्रेटर जॉइंट ऑफ मूवमेंट देखने को मिलने वाला है। तो रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज अगर आप करोगे तो उसके थ्रू आपकी बॉडी के अंदर जो मसल्स है उसकी इलास्टिसिटी बढ़ सकती है, और अगर वो बढ़ेगी तो आपके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। इन सब के अलावा इंटरनल एनवायरमेंट भी एक काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब ये इंटरनल एनवायरमेंट कौन से? तो ये है आप लोग के टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, विस्कोसिटी ऑफ द मसल, जॉइंट लुब्रिकेशन, ये सभी के सभी अफेक्ट करते हैं टू द फ्लेक्सिबिलिटी। तो अगर मसल्स गर्म रहेगी, लुब्रिकेशन ज्यादा रहेगा वहां पे नहीं, समझ रहे हो आप जॉइंट्स में ठीक है ना, तो उतना ज्यादा आप लोग के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी देखने को मिलने वाली है। तो इसलिए कहा जाता है दोस्तों, किसी भी एक्टिविटी को परफॉर्म करने से पहले आप लोग को वार्म अप जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि वार्म अप जो है वो आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज कर देता है और जो इंजरी का रिस्क है उसको रिड्यूस कर देता है। इसके अलावा प्रीवियस इंजरी भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। भाई हो सकता है आपको कुछ टाइम पहले यार चोट वोट लग गई हो, दिक्कत आ गई, तो सीधी बात है यार फिर फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है उस स्पेसिफिक एरिया की उतनी बेटर नहीं हो पाएगी। बट हाँ, अगर प्रॉपर रिहेबिलिटेशन या फिर अगर हम लोग प्रॉपर फिजियोथेरेपी वगैरह देते हैं तो फ्लेक्सिबिलिटी रिस्टोर हो सकती है। तो दोस्तों जो टॉपिक आपको पढ़ाया वो काफी इंपॉर्टेंट था, उसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोग के लिए लेकर आया हूं। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जल्द से जल्द करें, और इन सब का प्रॉपर सॉल्यूशन आपको बुक के अंदर मिल जाएगा, और ढेर सारे अलग और डिफरेंट टाइप के कॉम्पिटेंसी क्वेश्चंस भी मेरी बुक में मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं या इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे के सारे मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया हूं, जो अभी टॉपिक पढ़े उसके रिगार्डिंग, और पेज नंबर के साथ ऐड कर दिया हूं मेरी बुक के कि क्वेश्चन का आंसर कहां दिया हुआ है। तो इसलिए आप लोग से कह रहा हूं बुक को आज ही ऑर्डर करें और अपनी प्रिपरेशन को मतलब समझ रहे हो तगड़ा बना दे। तो चलिए बढ़ते दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो आप लोग को कह रहा है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम एंड द मस्कुलर सिस्टम। मतलब रेगुलर एक्सरसाइज करने से कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम और मसल सिस्टम में कैसे इफेक्ट होता है। वैसे होता तो सब कुछ अच्छा ही है, लेकिन क्या क्या होता है एक बार देख लेते। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से इफेक्ट देखने को मिलेगा ऑन द कार्डियोरेस्पिरेटरी सिस्टम अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो। तो सबसे पहले आपका जो हार्ट है उसका साइज इंक्रीज होने लग जाएगा, जिसे हम लोग कहते हैं कार्डियक हाइपरट्रॉफी। वाह 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 वाह। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका हार्ट की मसल्स है वो स्ट्रांग हो जाएगी, बेटर तरीके से पंपिंग कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी। दूसरी चीज ये है कि आप लोग का जो हार्ट रेट है उसकी रेस्टिंग डिक्रीज हो जाएगी, मतलब हार्ट सही तरीके से वर्क करने लग जाएगा एफिशिएंटली। इसके अलावा स्ट्रोक वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट जो है वो इंक्रीज होने लग जाएगा। सिंपल वे में कहूं तो जो ब्लड का पंपिंग है वो इंप्रूव हो जाएगा पर बीट पर मिनट में। साथ में आपकी बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट है वो राइज होने लग जाएगा। इसका मतलब यह है कि बेटर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट देखने को मिलेगा। साथ में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा, जिसके थ्रू ऑक्सीजन और जितने भी आप लोग खाना वाना खाते हैं उसके थ्रू जो न्यूट्रिएंट्स आपकी बॉडी के अंदर आता है उसका ट्रांसपोर्टेशन मसल्स तक के सही तरीके से रीच हो पाता है। लंग्स की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से इनहेलेशन एक्सहेलेशन मतलब सांस लेने देने में बड़ा मजा आता है, मतलब सांस लेने में, समझ गए ना। इसके अलावा गैस का एक्सचेंज जो है वो इंप्रूव हो जाता है। अब ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने लग जाते हो और बेटर वे में आप लोग ऑक्सीजन लेने लग जाते हो। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। साथ में आपकी बॉडी के अंदर एंड्योरेंस लेवल बेटर होता है, फास्ट रिकवरी देखने को मिलती है, जिसके थ्रू आप लोग एक्सरसाइज से आने के बाद वापस से नॉर्मल जल्द से जल्द हो जाते हो। तो दोस्तों ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज एक एक की पॉइंटर्स को एक्सप्लेन अच्छे से करके आना एग्जामिनेशन में। अगला है कि रेगुलर एक्सरसाइज करने से मसल सिस्टम में किस तरीके से चेंजेस देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया और इजी टॉपिक। मसल्स की जो हाइपरट्रॉफी वो इंप्रूव होगी, मतलब मसल्स का साइज और स्ट्रेंथ इंप्रूव होगा, बॉडी के अंदर एंड्योरेंस लेवल इंक्रीज होगा, मसल्स यहाँ पे लंबे वक्त तक के बिना थके एक्टिविटी कर पाएगी, मसल्स जो है वो टोन्ड अप हो जाएंगे, एकदम मतलब डोले शोले दिखने लग जाएंगे बढ़िया तरीके से, और आपको जो पोस्चर है वो इंप्रूव हो जाएगा। मसल्स के अंदर आप लोग को ज्यादा से ज्यादा एनर्जी स्टोर देखने को मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ हायर ग्लाइकोजन एंड एटीपी इन दी मसल्स। फैटिग डिले होने लग जाएगा,
लेस लैक्टिक एसिड का जो एक्यूमुलेशन है वो देखने को मिलेगा, ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी हो जाएगी, मसल्स के अंदर इलास्टिसिटी बढ़ जाएगी, इंजरीज का रिस्क कम से कम हो जाएगा क्योंकि अगर मसल स्ट्रांग रहेगी तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा और कैपिलरीज फॉर्म होगी, कई ऐसी मसल्स रहती है जो कभी एक्टिव नहीं थी वो भी एक्टिव होने लग जाएगी और ये सारी चीजें आप लोग को देखने को मिलने वाली है। अगला टॉपिक है दोस्तों कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस कैसे देखने को मिलते हैं आप लोग को एजिंग की वजह से। एजिंग बेसिकली एक नेचुरल प्रोसेस है जहां पे आप लोग पहले बच्चे रहते हो, धीरे धीरे करके बुजुर्ग हो जाते हो। तो वही चीज हमको जानना है कि कौन से फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं एजिंग की वजह से। तो सबसे पहला है मस्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर आपकी जो मसल्स है वो कमजोर होने लग जाती है, उसकी स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाती है और फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है। दूसरा है आपका स्केलेटल सिस्टम, जहां पे आपकी बोन्स जो है वो वीक होने लग जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम आप लोग की बॉडी के अंदर बढ़ने लग जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसी कंडीशन है जहां पे आपकी बोन के अंदर हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर बनने लग जाता है, मतलब बोन की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज होने लग जाती है। जॉइंट्स की स्टिफनेस बढ़ने लग जाती, जॉइंट की स्टिफनेस देखने को मिल जाती है। कार्डियोरेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर भी ये प्रॉब्लम आता है, मतलब जो आपका हार्ट है उसकी एफिशिएंसी लोअर डाउन हो जाती है, लंग्स की एफिशिएंसी या कैपेसिटी जो है वो भी डिक्रीज होने लग जाती है और आपकी बॉडी के अंदर जो स्टेमिना है दोस्तों जो अभी है वो बाद में वैसा नहीं रह पाता है। नर्वस सिस्टम आप लोग का जो है उसके अंदर जो रिफ्लेक्सेस है वो आप लोग को स्लोअर डाउन देखने को मिलने लग जाते हैं। बुजुर्ग इंसान सही तरीके से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाता है, मेमोरी जो है वो डिक्लाइन होने लग जाती है उन लोगों की। साथ में जो आपकी बॉडी का डाइजेशन सिस्टम है, मेटाबॉलिक सिस्टम है वो भी लोअर डाउन होने लग जाता है ड्यू टू दी लाइफस्टाइल डिसीजेस की वजह से। आपकी बॉडी के अंदर जो इम्यून सिस्टम है दोस्तों वो भी वीक होने लग जाता है और जो आपकी हीलिंग है वो भी स्लोअर डाउन होने लग जाती है। हार्मोनल चेंजेस आप लोग को देखने को मिलते हैं, वीक सेंस हो जाता है और जो एजिंग की वजह से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी स्किन की एजिंग, वो भी देखने को लग जाती है। तो दोस्तों जो टॉपिक आपको पढ़ाया उसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस लेकर आओ, प्लीज इसको प्रैक्टिस करो और ये असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन को भी प्रैक्टिस करना। इसका आंसर आप लोगों को मेरी बुक के अंदर मिल जाएगा। तो दोस्तों जो 3 टॉपिक पढ़े ये चैप्टर से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके रिगार्डिंग कैसे प्रीवियस ईयर से क्वेश्चंस बने तो ये सारे के सारे मैंने एड ऑन कर दिया विद पेज नंबर के साथ मेरी बुक के अंदर कहां पे आप लोग को दिया हुआ है। तो इसको जल्दी से वीडियो को पॉज करे, बुक ओपन करे और रिस्पेक्टिव पेज नंबर ओपन करे और चेक करे कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर है। तो दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो है आप लोग का कि स्पोर्ट्स के अंदर कौन कौन सी टाइप की इंजरीज आप लोग को देखने को मिलती है। तो मेनली 3 टाइप की इंजरी देखने को मिलती है। सबसे पहला होता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी, जिसको हम लोग मसल इंजरी कहते हैं, मतलब मसल्स में जो चोट लग जाए वाली इंजरी। दूसरी है दोस्तों आप लोग की बोन इंजरी, हड्डी हड्डी टूट जाना। तो तीसरी आप लोग की दोस्तों डिसलोकेशन। तो सबसे पहले हम लोग बात करने वाले कि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी में कौन कौन सी टाइप की इंजरीज आप लोग को मेनली स्पोर्ट्स के अंदर देखने को मिल सकती है। तो सबसे पहली होती है दोस्तों कंफ्यूजन। कंफ्यूजन एक ऐसे टाइप की इंजरी होती है जो बचपन में आप ऐसी नॉर्मली यार गिर जाते थे और हल्की फुल्की जो आपके मसल्स में जो चोट लग जाती थी ना, रोज टाइप लग गया इस टाइप से, उसी को कहते थे कंफ्यूजन। तो मैं ये कह सकता हूँ एक माइनर एक्सीडेंट के तौर पे इसको माना जाता है, नॉर्मल सोफ्रामाइसिन वगैरह लगाए ठीक हो गया। अब ये तो नॉर्मल टाइप की आपकी मसल इंजरी हो गई। अगर बहुत ज्यादा सीवियर लग गया, मतलब आप बाइक में स्टंट कर रहे थे, उसको इंप्रेस करने के चक्कर में केला की छिलका नीचे आया और आपकी बाइक स्लिप हो गई, तो ऑरा उसके सामने तो नेगेटिव हो गया। साथ ही साथ आपके जो बॉडी की मसल्स है उसका भी सत्यानाश हो गया। साथ में इस तरीके से मसल्स में डैमेज होता है कि कई बार आपकी बोन भी इसमें अफेक्ट हो जाती है, उसे कहते हैं आप लोग एब्रेशन। ये एक सीवियर इंजरी है जो कि फ्रिक्शन की वजह से आप लोग को देखने को मिलती है। दोस्तों आप लोग को यहाँ पे दूसरा टाइप का इंजरी देखने को मिलेगा जिसे आप लोग कहते हैं स्ट्रेन। जैसे मान लीजिए आपकी एक्स जो है वापस से आपको मिलती है कहीं कैफे में और आप बोलते हो कि प्लीज मुझे मत छोड़ के जाओ, प्लीज वापस से सब सही कर लेते हैं। उस दौरान आपने उसका हाथ पकड़े, हो सकता है कि उसने भी अपना हाथ खींचने की कोशिश करी, लेते हैं उस दौरान आपने उसका हाथ पकड़े, हो सकता है कि उसने भी अपना हाथ खींचने की कोशिश करी, तो उस वजह से पुलिंग ऑफ द मसल्स हुआ, जिस वजह से स्ट्रेन जैसी प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिल सकती है। तो जब भी पुलिंग या ट्विस्टिंग ऑफ द मसल्स की वजह से जो इंजरी प्रोड्यूस होती है दोस्तों, या एक टाइप का हिंड्रेंस क्रिएट होता है, उसे कहा जाता है स्ट्रेन। दूसरा होता है दोस्तों स्प्रेन। मान लीजिए आप उससे मिलने खेतों में गए थे और वहां पे खेतों में उसके चाचा जी लड़कों को लेकर आपको धोने के लिए आ गए, तो आप खेत ही खेत भागना शुरू करोगे। और जानते हो खेत में होता क्या है, अनड्यूलेटेड एरिया होता है, तो हो सकता है आपका पैर वहां पे मुड़ गया, जिसकी वजह से यहाँ पे ओवर स्ट्रेचिंग ऑफ लिगामेंट या फिर मसल टीयर अप हो गया, लिगामेंट फट गई, उस वजह से आप लोग को स्प्रेन जैसी इंजरी देखने को मिलेगी दोस्तों। लेकिन भागते रहना, क्योंकि अगर पकड़ में आ गए ना तो इससे भी ज्यादा दर्द होगा। कुछ पूछा मैंने कुछ। तो दोस्तों इन दोनों डिसीजेस को ठीक करने के लिए एक फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आप लोग को देखने को मिलता है जो एग्जामिनेशन में कई बार पूछा जाता है, वो है राइस मेथड, माइस मेथड। राइस मेथड बेसिकली क्या है, राइस स्टैंड्स फॉर रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। राइस में जो आर है वो क्या कहलाता है, रेस्ट। रेस्ट मतलब चोट लग गई तुरंत अपनी एक्टिविटी को रोक दो और अपनी इंजरी पे फोकस करो, उसके बाद कोशिश करो आइसिंग करे वहां पे 15 से 20 मिनट,
जिसकी वजह से आपका जो पेन है या जो स्वेलिंग है वो आप लोग की कम हो सके। फिर आपको करना है कंप्रेशन, जहां पे आप लोग को बैंडेज वगैरह लगा लेना है, जिसके थ्रू आप लोग की जो स्वेलिंग है उसको आप लोग कंट्रोल कर पाओगे। और उसके बाद आपको करना है एलिवेशन, जो इंजर्ड पार्ट है उसको हल्का सा एलिवेट कर दो। जैसे आपके पैर में चोट लग गई तो आप 2 पिलो यहाँ पे रख दो और ऐसे अपने पैर को रख दो, जिसके थ्रू आपका जो स्वेलिंग है यहाँ पे रिड्यूस होगा। तो ये है राइस मेथड। राइस से रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन। भैया चावल वावल के बारे में पढ़ा, अब क्या कर ले यार, है तो है, पढ़ लो। अगला है दोस्तों माइस मेथड। माइस में एम स्टैंड्स फॉर मूवमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं मोबिलाइजेशन भी। दूसरा होता है आइसिंग, कंप्रेशन, एलिवेशन। तो इसमें ये कहा गया है कि सबसे पहले आप लोग को जेंटल मूवमेंट करना है जब भी आप लोग को दर्द वर्द होता है, जिससे कि किसी भी टाइप की स्टिफनेस ना हो जाए। उसके बाद नॉर्मली आप लोग को जैसे यहाँ पे देखो आइसिंग, कंप्रेशन, एलिवेशन करा गया था, सेम वही मेथड आप लोग को यहाँ पे करना है। तो मेन डिफरेंस क्या है राइस और माइस के अंदर? यहाँ पे आर और एम बस डिफरेंट है। यहाँ पे आप लोग को राइस में कहा गया था रेस्टिंग करिए पहले, और माइस में कहा गया था मूवमेंट करिए जब भी आप लोग को चोट लग जाती है उस दौरान। तो राइस मेथड याद रखना ट्रेडिशनल या मोस्ट कॉमनली यूज मेथड है। माइस मेथड जो है ये मॉडर्न अप्रोच के साथ आई है। मैं ये कह सकता हूँ पुरानी मेथड है, नई मेथड है, खत्म। तो मेरे ख्याल से तुम लोग को यहाँ तक की चीजें क्लियर है। अगला है आप लोग का लेसरेशन। लेसरेशन मतलब जब आपकी बॉडी के अंदर लंबे लंबे भारी कट्स लग गए। मान लो आप दौड़ रहे हो और आप जंप कर दिए, आप बैट्समैन हो और हो सकता है बॉलर के ऊपर गिर गए जा, तो आपको जो हेलमेट है उससे हो सकता है बॉलर को चोट लग गई उसके हाथ में या फिर छाती वाती कहीं पे, और कहीं ऐसे गहरे कट लग गए, उसे कहा जाता है लेसरेशन, जहां पे आपकी मसल्स या फिर जो फैट है वो भी कट आउट हो जाता है। अगला होता है इंसिजन, कि बाबू मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता बाबू, मैं ब्लेड से हाथ काटूं, वो दैट इज कॉल्ड एज इंसिजन। जहां पे आप लोग छोटे छोटे कट्स आपकी बॉडी के अंदर लग जाते हैं ड्यूरिंग द स्पोर्ट्स एक्टिविटी, उसे कहा जाता है इंसिजन। आई होप क्लियर हुआ। मसल के अंदर जो इंजरीज हो रही है जिसको हम लोग कह रहे हैं सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। अगला है हार्ड टिश्यू इंजरी, जिसे हम लोग कहते हैं बोन्स के अंदर आप लोग को इंजरीज हो जाना है, या फिर टाइप्स ऑफ फ्रैक्चर। फ्रैक्चर एक ऐसी कंडीशन है जहां पे बोन्स जो है ब्रेक डाउन हो जाती है या क्रैक हो जाती है। अब कौन कौन से डिफरेंट टाइप के आप लोग को फ्रैक्चर्स देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहला होता है ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई का सबसे फेवरेट टॉपिक है। ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर के अंदर लाइक ये आपकी बोन है, तो बोन यहाँ ब्रेक डाउन नहीं होगी, बोन के सिर्फ ऊपर ऊपर में चोट लगेगी, जैसे यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल रहा है, बोन के सिर्फ ऊपर ऊपर में चोट लगी और यहाँ पे कंप्लीटली बोन जो है ब्रेक डाउन नहीं होती है। ऐसे टाइप के फ्रैक्चर को कहते हैं ग्रीनिस्टिक फ्रैक्चर। अगला है कम्यूटिव फ्रैक्चर। नेक्स्ट है आप लोग का कम्यूटेड फ्रैक्चर। ये एक ऐसे टाइप का फ्रैक्चर है जहां पे अगर आपकी हड्डियां चूर चूर हो गए, मतलब ऐसी चोट लगी कि टुकड़े टुकड़े हो गए और वो क्रैशेस जो है वो इधर उधर मसल्स में भी फंस गए, ऐसे टाइप के एक सीवियर फ्रैक्चर को कहते हैं दोस्तों कम्यूटेटेड फ्रैक्चर। नेक्स्ट होता है ट्रांसवर्स फ्रैक्चर, एक ऐसे टाइप का फ्रैक्चर जहां पे आपकी बोन के अंदर 90 डिग्री में ऐसे ब्रेक डाउन हो जाए, मतलब यहां से आपकी हड्डी टूट गई, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स फ्रैक्चर। नेक्स्ट होता है दोस्तों ऑब्लिक फ्रैक्चर, कि मान लीजिए आपकी बोन है और बोन डायगोनली टूट गई कुछ इस तरीके से, उसे हम लोग कहते हैं ऑब्लिक फ्रैक्चर। लास्ट होता है दोस्तों इंपैक्ट फ्रैक्चर। मान लीजिए आपकी बोन टूट गई और एक के अंदर एक भी घुस गई, फिर मतलब टूटने के बाद एक के ऊपर एक इंपैक्ट के फॉर्म में एक दूसरे के अंदर आपको घुसते हुए देखने को मिल रही है, उसे हम लोग कहते हैं इंपैक्ट फ्रैक्चर। नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं डिस्लोकेशन। तो डिस्लोकेशन एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पे जो आपका बोन का पार्ट है जहां होना चाहिए वहां से वो डिस्लोकेट हो जाता है, अपनी जगह से दूसरी जगह चले जाता है, उसे कहा जाता है डिस्लोकेशन ऑफ द बोन। तो डिस्लोकेशन के डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं, जैसे अगर मान लो शोल्डर में डिस्लोकेशन हो गया, अब ये कैसे हो सकता है? सडन फॉल की वजह से या सडन जर्क की वजह से। डिस्लोकेशन अगर आपकी हिप में हो गया तो हो सकता है आप लोगों ने कोई सडन स्ट्रेंथ एफर्ट लगाया हिप में, या बहुत ज्यादा चलने या रनिंग की वजह से हो सकता है। डिस्लोकेशन रिस्ट में हो सकता है, आपने एकदम से सडनली हाथ को खींच लिए या ट्विस्टिंग हो गई। जॉ में डिस्लोकेशन हो सकता है, मान लीजिए किसी हार्ड सरफेस पे आप बहुत जोर से गिर गए तो ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। ओए बिल्ले, क्या हो गया? ये है हमारा बिल्लू भाई। बिल्लू भाई हाय करो सबको, हाय करो करो। हेलो यमराज, मैं बांगड़ बिल्ला बोल रहा हूँ शैतान चौराहे से। यहाँ पे एक मनुष्य अपना आपा खो बैठा है। अब कैसे आप लोग प्रॉपर तरीके से अपने आप को बचा सकते हो यार डिस्लोकेशन की इंजरीज से? तो प्रॉपर वार्म अप करो हर बार ट्रेनिंग से पहले, स्मूथ सरफेस या क्लीन सरफेस को यूज करें, खेलते वक्त अलर्ट रहो, प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए गेम की, सही तरीके की बैलेंस डाइट कंज्यूम करो, प्रॉपर फुटवेयर्स यूज करिए, और कभी भी रश के साथ खेलना नहीं चाहिए कि एकदम मतलब दौड़ते दौड़ते बस एक दूसरे को तोड़ ताड़ दिए, ऐसी गलती नहीं होनी। तो दोस्तों जो भी चीजें आपको पढ़ाया उसके रिगार्डिंग कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस आप लोग को दे रहा हूं, प्लीज इसको आप लोग को जल्द से जल्द सॉल्व करना है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या प्रीवियस ईयर के हॉट क्वेश्चंस मैं आप लोग को यहाँ पे सजेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज इसको आप लोग को सॉल्व करना है। प्रॉपर पेज नंबर भी आप लोग को दे दिया हमारी बुक का, तो अगर अभी तक की बुक परचेज नहीं कर रहे हो तो तुम सबसे बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। वन ऑफ द बेस्ट
बेस्ट वन शॉट वीडियोस के साथ वन ऑफ द बेस्ट भैया की बुक को ले लीजिए दोस्तों और क्वेश्चंस प्लीज लगा लीजिए। 100% गारंटी, वन शॉट वीडियो प्लस बुक मिला के 100 मार्क्स गारंटी। तो आज ये ऑर्डर करें, डिस्काउंट लिंक Amazon की दे दिया। बाकी अगर आप लोगों को इस चैप्टर के नोट्स चाहिए दोस्तों तो डिस्क्रिप्शन में मैंने नोट्स की लिंक दे दिया हूं। वेबसाइट या एप्लीकेशन दोनों में से जहां से आप लोग को लगे वहां से आप लोग नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी जाए नोट्स डाउनलोड करें, नॉर्मली प्रिंट आउट कराएं और अपनी प्रिपरेशन को बेस्ट बनाएं। तो चलिए मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। पढ़ाई करते रहो, सदा सेक्सी रहो मेरे स्टूडेंट्स, मेरी जान। टाटा।